सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बोले कि मेरा पूरा बॉडी, मेरा बेस उस सब जगह लगना है और साड़ी भी पहनानी है, मेरे को टच नहीं करोगे। तो बेस तो चलो हमने ब्रशेस और उससे लगा दिया, अब साड़ी बनाने में तो थोड़ा तो वो होता है, हमने किया, फिर हमने आप ऐसे पकड़ो ये करो करके, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था। क्लियोपेट्रा का पहली सेलिब्रिटी कौन सी थी? सबसे फर्स्ट वन। पुराना मुझे मेकअप एक तो जिनत अमान जी का याद है, प्राची देसाई, वो हमारी रेगुलर क्लाइंट्स भी थी। मिस इंडिया वानिया मिश्रा एक ऐसी मिस इंडिया है जिसके जब वो 6 साल, मतलब जब वो छोटी थी तब भी हेयर कट हमने उसका किया हुआ है, क्योंकि वो चंडीगढ़ से थी। कई बार होता है फेशियल कर दो, अरे आपने स्किन चेक हुई है क्या? और स्किन चेक में भी ऐसा नहीं होता ऑयली है, आजकल ये हो गया है यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पे सेंसिटाइज्ड हो रखी है, यहाँ ब्रेकआउट है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। 80,000 करोड़ की ब्यूटी इंडस्ट्री इंडिया में अपने पूरी तरह से पैर जो है वो पसार चुकी है, बिकॉज ब्यूटी इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में एक चर्चित नाम है जो कि क्लियोपेट्रा, जिसको इवॉल्व किया और जिसके फाउंडर हैं ऋचा अग्रवाल। टॉक विद सीपी के नए एपिसोड में आज हम वेलकम करते हैं ऋचा अग्रवाल का। नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्यूटी, वेलनेस, मेकअप और न्यूट्रिशियस इंडस्ट्री, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप? देखिए, ये सारी इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है, हम इसको जनरली अब बोलते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड पार्ट और वेलनेस से रिलेटेड न्यूट्रिशन कम्स अंडर द वेलनेस। स्पा की कुछ चीजें हैं ब्यूटी में रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें वेलनेस में होती हैं। तो ये एक ब्यूटी एंड वेलनेस एक कंप्लीट नए नाम से इंडस्ट्री को रीडिफाइन हुई है। हाँ, तो ये क्लियोपेट्रा का सफर है, कहाँ से शुरू हुआ मैम? क्लियोपेट्रा का सफर मेरा बेस न्यूट्रिशन से शुरू हुआ। मैं पीजीआई में एक्स पीजीआई डाइटिशियन फ्रॉम चंडीगढ़ वहाँ पे थी। उसके बाद मैं ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आई। पहले मैंने वेलनेस में ज्वाइन किया बिकॉज मेरा बेस वेलनेस एंड न्यूट्रिशन से था, और मैं चंडीगढ़ की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रजिस्टर्ड डाइटिशियन भी हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और एक्सपीजीआई भी हूँ। न्यूट्रिशन की नॉलेज थी, साथ के साथ वेलनेस में फिर ऐड हुए। चंडीगढ़ में क्लियोपेट्रा ने सबसे पहला डे स्पा खोला। चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में क्लियोपेट्रा वाज द फर्स्ट डे स्पा ऑफ नॉर्थ इंडिया। उससे पहले बैंगलोर में एक आधे थे और स्पा का मतलब नहीं पता था। मुझे याद है जब हमने डे स्पा जब हमने इनॉग्रेट किया था तो लोग यही पूछते थे कि ये क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या चीज है। लोगों को लगता था कोई चीज का ये शॉर्ट फॉर्म है, कोई नई चीज है। तो बहुत समय लग गया लोगों को समझाने में। फिर आने वाले कुछ सालों में, ये मैं बोल रही हूँ 2003 की बात है, इस समय नहीं था। फिर स्पा इंडस्ट्री समझ में आई। उसके बाद मैंने थाईलैंड में गई, वहां से वर्ताय मेडिकल स्कूल से स्पा थेरेपी किया, मेकअप के कोर्सेज किए। जैसे जैसे, क्योंकि इंडस्ट्री सो मच इंटर रिलेटेड थी, अपनी नॉलेज बढ़ाई, अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी टीम को अपग्रेड किया। और आज हम मेकअप के लिए भी उतना ही जाने जाते हैं जितना वेलनेस के लिए जाने जाते हैं। तो फिर क्लियोपेट्रा कैसे आपके दिमाग में आया कि इसका नाम यही रखा जाए? जब हमने रखना था, क्योंकि हमें इसको फर्स्ट मतलब डे स्पा सबसे पहले था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था और मुझे भी नहीं समझ में आता कोई ऐसी चीज हो जो कि एक स्पा को भी, बिकॉज उस समय होते थे पार्लर्स होते थे, छोटे सैलून्स होते थे, ऐसी चीज नहीं होती थी। सो देन काफी सर्च के बाद फिर देखा कि क्वीन क्लियोपेट्रा जो थी वो हमेशा अपनी ब्यूटी, अपने स्पा ट्रीटमेंट, मिल्क बाथ, हमेशा उनको खूबसूरती करते हुए, खूबसूरती निहारते हुए और अपनी केयर करते हुए जाना गया हिस्ट्री में। क्वीन क्लियोपेट्रा, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, क्वीन ऑफ इजिप्ट को बोला जाता है। हाँ। जिसकी इंस्पिरेशन से मैम ने क्लियोपेट्रा का नाम रखा। तो ये मतलब आप टीम कैसे बनी? पहले आपने खुद इनिशिएटिव लिया। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैम, इंडियन फैमिलीज में ये बिजनेस को थोड़ा सा साइड बाय रखा जाता है। हाँ, तो आपको ये कुछ चैलेंजेस नहीं आए? नहीं, मुझे मेरे पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा था। अब मैं पीजीआई में डाइटिशियन, वहां पे मैं आगे रह सकती थी, बट पैशन था कुछ करने का। पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, हम दे सपोर्टेड मी और उन्हें कंसेप्ट समझ में आया, तो वहां से शुरू किया।
तो कैसे कैसे टीम बनती गई, कारवा अ, बनता गया कैसे? शुरू में ट्रेनिंग पहले छोटी टीम थी मेरी। हरवीन ने मेरे को ज्वाइन किया, जो आज मेरी यहाँ की मैनेजर भी हैं और मेरे डायरेक्टर भी हैं। अ, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट थी। तो सबसे पहले हमने कोर्स किया, स्पा का भी किया, ब्यूटी के भी कोर्सेज किए, ताकि हमने समझा कि क्या होता है। Okay. फिर टीम को ट्रेन किया। ट्रेनिंग इनिशियली बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्यूटिशियंस को नॉलेज नहीं होती। फिर मैं बिल्कुल। बॉम्बे गई, वहाँ पे मैंने कुछ टैलेंट सर्च किया। नॉर्थ ईस्ट से गर्ल्स थी, तो हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का स्टाफ भी लेके आए, बिकॉज Okay. उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी Yeah, एजुकेशन बिल्कुल। लेवल, उनका हाथ मसाजेस वगैरह में देवर देयर। सो उन्हें हमने फिर स्पा ट्रीटमेंट सिखाए, और करते करते ट्रेनिंग देते देते, बिकॉज ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। जो आज भी हम कुछ नया होता है तो पहले स्टाफ को खुद ट्रेन होते हैं, खुद को अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर स्टाफ को ट्रेन करते हैं, और Obviously. अगर देन ओनली वी कैन गिव द बेस्ट तो सर्विसेज टू कोई क्लाइंट। कोई ऐसे चैलेंज आए हो आपको जो आप डिस्कस करना चाहो ऑडियंस के साथ? शुरू में बीइंग अ फीमेल जो चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज सिस्टम हमें, चलो हमें सर्विसेज की नॉलेज है, हमें अपने काम की नॉलेज है, लेकिन बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, जैसे टैक्सेशंस हुए, दूसरे हुए, फॉर्मेलिटीज हुए, कोई लाइसेंसिंग्स हुई स्टेट लेवल पे, वहाँ पे इतने आराम से, मतलब मेन कैन हैंडल मोर, लेडीज को पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। सो सिस्टम बनाने में, स्पेशली हर चीज को एक वैलिडिटी देना, हर चीज के लाइसेंसिंग, जीएसटी नंबर रजिस्टर, जब जीएसटी हुआ, ये हुआ, तो ये सारे चैलेंजेस शुरू में एक्सेप्टेंस इतनी नहीं होती। बट उसके बाद दूसरा चैलेंज ये आ रहा था कि लोगों को ये समझाना कि ये क्या चीज है। लोगों को वही आदत थी, एक या तो वो हेयर ड्रेसर के पास जाते, हेयर ड्रेसर भी नहीं उस समय होते थे, या तो स्मॉल पार्लर्स होते थे, या फिर जो कटिंग वाले होते थे। तो उनको वन स्टॉप शॉप में बॉडी की नीड समझाना काफी टाइम लगा, लेकिन हल्के। उसके बाद मेकओवर्स आए। मेकओवर्स में ये होता था कि लोगों को मेकअप्स के लिए लोग कहते थे सिर्फ शादी हो रही है तो ही ब्राइडल करना है, तो हल्के हल्के लोगों को कॉन्शियस करना था कि कैसे मेकअप, किस चीज के लिए ब्यूटी को एनहांस करने की जरूरत है, और सबको है। उसके बाद चैलेंजेस आए मेन ग्रूमिंग के। शुरू में मेन यूज्ड टू थिंक कि ये तो फेशियल या पेडिक्योर जो है, स्पेशली पहले पेडिक्योर को तो बोलते मेन क्यों पेडिक्योर करेगा। सो यू नीड टू मेक पीपल अवेयरनेस, गवर्नमेंट, और उसका जो हमारे पेपर वर्क है, ये सारी चीजें शुरू में चैलेंजिंग थी। अब तो खैर बहुत आसान हो गया है। तो इसके लिए क्या फिर आपने कोई सीएसआर एक्टिविटीज की, या गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ? देखिए, तब तो मैंने अपने जो मेरे सीए वगैरह थे, उन्होंने मेरे को हेल्प किया उनके साथ करके। उसके बाद अब तो मैं गवर्नमेंट के साथ स्किल इंडिया से जुड़ी हुई हूँ। आई एम गवर्निंग काउंसिल मेंबर फॉर ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल। मैं ब्यूटी थेरेपी की, इंडिया स्किल की, ब्यूटी थेरेपी की चीफ मेंटोर भी हूँ। और सब कमिटी, जो स्टैंडर्ड सब कमिटी होती है, जो बुक्स वगैरह, जैसे गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट लेवल पे भी ब्यूटी में बहुत काम हो रहा है। जैसे 9th and 11th 12th में ब्यूटी के कोर्सेज ऐड किए गए हैं, चाहे वो ऑप्शनली ऐड किए गए हैं। तो उन कोर्सेज को फॉर्मुलेट करना, इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके लिए तो फिर एकेडमी वगैरह की जरूरत होती है, तो क्या आपने? हाँ, मैंने एकेडमी शुरू में ही हमने स्टार्ट कर दी थी। हमारी एकेडमी इंडिविजुअलाइज्ड, एक तो हमारी प्रॉपर एकेडमीज भी हैं, उसके अलावा हम मेकअप के और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो हम इन सैलून भी कराते हैं, जैसे ट्रेनिंग देके इन सैलून प्रैक्टिस वगैरह भी कराते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एकेडमीज, अगर आपने पढ़ाई करनी है तो एक फॉर्मूलाज है, लेकिन जहाँ स्किल आ जाता है, हर एक की लर्निंग लेवल्स अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा 15 दिन में जो चीज सीख सकता है, उसको दूसरे को वो समझ में नहीं आता। उसके बैकग्राउंड या उसकी एजुकेशन या किसी भी रीजन से उसको 1.5 महीना लगता है। तो हमने अब नया कंसेप्ट जो है कुछ सालों से शुरू किया है, 1-to-1 टीचिंग। हम स्मॉल बैचेस, और उसमें भी 1-to-1, बिकॉज हर एक को इंडिविजुअल टीचिंग करनी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज इट इज अ स्किल। इट इज नॉट कि आप पेपर पे कर रहे हो, आप किसी को हैंडल कर रहे हो। बट स्किल इंडिया में तो मैंने जैसे सुना है या पढ़ा है कि उसमें बीपीएल फैमिलीज, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे फैमिलीज, उनको बहुत कम रेट्स में कोर्सेज करवाते हैं। तो क्लेओपेट्रा भी उसमें इन्वॉल्व है? देखिए, गवर्नमेंट ना स्कीम्स लॉन्च करता है, दोनों चीजें हो रही हैं। जो एक जैसे पीएमकेवीवाई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें कम रेट पे, मतलब बच्चों के लिए फ्री है,
और जो इंस्टीट्यूट जुड़ती है उन्हें बहुत कम, जैसे पहले 2500 मिलते थे, बहुत कम रेट पे मिलते थे, ये एक पार्ट था। इसको करते हैं, इसमें भी करते हैं। इसके अलावा कुछ हायर कोर्सेज हैं जो पेड कोर्सेज होते हैं, वो कोई भी या तो पॉलिटेक्निक्स में है या फिर प्राइवेट, जैसे हम ट्रेनिंग पार्टनर हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के, तो हमारे साथ टाई अप है, हम उसको मिनिमम कम रेट्स पे लेकिन अपग्रेडेड कोर्सेज, जैसे बच्चा, जैसे जिसको बेसिक आ गया उसको एडवांस सीखना है, उसको और एडवांस सीखना है, सुपर, जैसे डॉक्टर्स का भी होता है, एमबीबीएस की, स्पेशलाइजेशन की, सुपर स्पेशलाइजेशन की, हमारी कितने तरह के कोर्स, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? देखिए, बेसिक कोर्स तो सबसे पहले ब्यूटी की नॉलेज होनी जरूरी है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काफी कुछ आ जाता है। आपको अपना स्किन समझना जरूरी है, आपको मसल समझना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज मसाल इन्वॉल्व करती है तो आपके बोन स्ट्रक्चर, मसल, स्किन, इन सारों की नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज एक जरूरी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ब्यूटी की नॉलेज, क्योंकि इसकी नॉलेज हुई तो इसके साथ साथ ब्यूटी की नॉलेज, स्किन को अंडरस्टैंड करना, हेयर को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद होता है सुपर स्पेशलाइजेशन, जब आप एक बेसिक फेशियल्स और एक अच्छे फेशियल्स, एक कलर करना सीख जाए। उसके बाद होते हैं डिफिकल्ट, बिकॉज समय के साथ साथ स्किन बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, आजकल सबकी सेंसिटिव स्किन है, कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर उसके ऊपर फिर हायर लेवल, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7 तक फिर मैनेजमेंट लेवल आ जाता है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं। तो फिर इसके लिए तो स्पेस की भी जरूरत पड़ती होगी, आपने एकेडमी को कहाँ मैनेज किया? हमारे जीरकपुर में एकेडमी है, हमारी पीठमशाला में एकेडमी अभी यहाँ पे खुली है। यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ में भी है, हमारे सैलून एंड एकेडमी, हम दोनों साथ में लग करते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है, हम यहाँ पे बैचेस छोटे लेते हैं, जैसे 10-10 के बैचेस में, 7-7 के बैचेस में बच्चे ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे जब ये मेकअप एरिया में मेकअप सिखाया, हेयर में, बिकॉज मैंने आपको बताया 1-to-1 लर्निंग भी होती है, तो स्मॉल बैचेस में क्लाइंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर भी बेटर मिलता है। तो क्लियोपेट्रा की जर्नी तो शुरू हो गई, तो उसके बाद कौन कौन सी सेलिब्रिटीज के साथ आपका टाई अप हुआ, किस किस को आपने मेकओवर्स में कहते हो कि और सुंदर बनाया? बहुत सारी हैं, यामिनी गौतम है, हमने जीनत अमान जी का भी मेकअप किया हुआ है, यामिनी गौतम है। मिस इंडियाज तो 2012 से लेके अब तक शायद सारी मिस इंडियाज यहाँ आ चुके हैं। मानसी चिल्लर का उनका जो हरियाणा में जो फर्स्ट एंट्री थी, जो फर्स्ट मिस हरियाणा बने थे, वो मेकअप भी हमने किया था। और एक मतलब जितने भी मोस्टली हमारे हाथ से निकले हुए या टच हो ही रखे हैं, तो मिस इंडियाज वगैरह भी हो गए। एक्ट्रेसेस बहुत सारे हैं, एक्टर्स में कुछ लोग सर्विसेज ज्यादा, कुछ लोग मेकअप एंजॉय करते हैं, कुछ लोग सर्विसेज बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे कि मेरे एक बहुत फेवरेट है बिन्नू ढिल्लन जी। बिन्नू ढिल्लन जी की पूरी फैमिली आती है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेड मसाज, हेयर स्पा, फेशियल, मतलब बहुत बहुत प्यार से जब भी वो आते हैं, बिकॉज आधे टाइम यहाँ रहते हैं, आधे टाइम कनाडा रहते हैं, तो दे इंश्योर दैट दे टेक द सर्विसेज। उसके अलावा और भी बहुत सारे पंजाबी मूवी के हैं आते हैं, तो ठीक है। जैसे इस इंडस्ट्री में ना थोड़ा सा स्टार आप कह लो कि एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम आती है, तो आपको नहीं किसी सेलिब्रिटी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि उसको हैंडल करना बड़ा टफ रहा हो आपके लिए? देखिए, जो सर्विसेज के लिए आते हैं वो तो बिकॉज दे नो आवर सर्विसेज आर गुड, वो तो विलिंगली बहुत अच्छे से आते हैं। मेकओवर्स में हमें कभी कभी हम मेकअप्स के लिए जाते हैं, जैसे हम किसी मैगजीन का कवर शूट के लिए जाते हैं, या न्यूज़पेपर की कवर शूट के लिए जाते हैं, कुछ होता है। उसमें स्पेशली एक बहुत मजेदार केस था कोविड के टाइम पे, कोविड के जस्ट बाद मेकअप करना था, शूट था, कवर शूट था। तो अब वो सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बोले कि मेरा पूरा बॉडी, मेरा बेस वो सब जगह लगना है और साड़ी भी पहनानी है, मेरे को टच नहीं करोगे। तो बेस तो चलो हमने ब्रशेस और उससे लगा दिया, अब साड़ी बनाने में तो थोड़ा तो वो होता है, हमने किया, फिर हमने बोला आप ऐसे पकड़ो, ये करो करके, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था सारा मेकओवर एक डिस्टेंस रख के पूरा काम करना। तो कोविड के बाद ये वाले चैलेंजेस ज्यादा डिफिकल्ट आए थे। बाकी कुछ होते हैं सेलिब्रिटीज जिनकी स्पेसिफिकेशन होती है। शुरू में कई हैं सेलिब्रिटीज, जैसे एक्ट्रेसेस वगैरह भी हैं, और शुरू में वो बिकॉज दे मेनी ऑफ देम आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मेकअप करा रही है किसी भी शूट के लिए या किसी के लिए भी, थोड़े हेजिटेंट होते हैं, लेकिन हम जल्दी उनको कंफर्टेबल कर देते हैं बिकॉज टाइम के साथ तो कौन सा सेलिब्रिटी जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहा हो आपके साथ?
बहुत ही ज्यादा, जो इसमें बहुत मैं उनका ज्यादा, नाम सुनना चाहूंगा। यामिनी गौतम एक बार भी कुछ नहीं बोला। ओके। डिफिकल्ट का नाम नहीं ले सकती, मुझे पता नहीं है, उनका नहीं ले सकते हैं नाम। और एक दैट कांटा लगी गर्ल, शिवाली जरीफ, फाइन, जरिए शी वाज वेरी स्वीट, वेरी कंफर्टेबल, ओपन टू जो करना है, यू नो, जब आप हम पे छोड़ देते हैं जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से हो जाता है। अलंकृता थी, ऐसे हैं काफी सारे, बट ये दो तो बहुत ही स्वीट थे। जैसे होता है ना, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला कस्टमर हम उसको मतलब बड़े एक्सेप्ट करते हैं, बड़े प्यार से, गॉड गिफ्टेड मान के। तो क्लियोपेट्रा का पहली सेलिब्रिटी कौन सी थी? सबसे पुराना मुझे मेकअप एक तो जीनत अमान जी का याद है। ओके। शी वॉज ऑल्सो स्वीट, शी वॉज जस्ट कंसर्न कि हाँ आप जो करना है कर दो, मतलब उन्होंने भी बीच में इंटरफेयर नहीं किया, बट शी सेड जस्ट गिव मी ग्लो, मुझे लिपस्टिक ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट यस, आई थिंक शी वॉज वन ऑफ द, एक प्राची देसाई, वो हमारी रेगुलर क्लाइंट्स भी थी। और उनका किया ये शुरू के में, जीनत अमान, प्राची देसाई, मिस इंडिया वानिया मिश्रा एक ऐसी मिस इंडिया है जिसके जब वो 6 साल, मतलब जब वो छोटी थी तब भी हेयर कट हमने उसका किया हुआ है, क्योंकि वो चंडीगढ़ से थी। तो वो पुरानी क्लाइंट में एज अ बेबी क्लाइंट एंड देन एज अ मिस इंडिया शी वाज देयर विद अस। दिल्ली में भी आपका सेंटर है, आप बता रहे थे? दिल्ली में मैंने पहले था, लेकिन दिल्ली का अभी मैंने कोविड से पहले उस समय वाइंड अप कर दिया, बिकॉज डिफिकल्ट होता है, कोविड हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैंने यहाँ पे फिर में चला, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड। डिफिकल्ट तो वैसे भी होता है, बिकॉज बीइंग अ फीमेल आपको घर भी मैनेज करना ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग भी है और समय लेता है। अगर आपने क्वालिटी देनी है तो आपको समय देना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, एक सुपरविजन बहुत जरूरी होती है कंटिन्यूअसली। सो यू नो, बच्चे भी है, तो हमें लगा कि हम जो हैंडल कर सकते हैं जितना उतना करें, उसी में क्वालिटी दें। बिकॉज जब भी क्लाइंट आता है क्लियोपेट्रा में, उसको जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जो क्लाइंट्स का जो रिव्यू होता है कि यहाँ पे बहुत वार्मथ है, पर्सनल टच है और कंफर्ट है, उसको नहीं मैं चाहती कि को मेकअप। बट जैसे आजकल की इस इंडस्ट्री को आजकल मतलब बहुत लोग गलत उसमें देखते हैं, बहुत ज्यादा डिफेम भी हो चुकी है ये इंडस्ट्री। मैं सबको नहीं कहूंगा, तो क्लियोपेट्रा ने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है, कैसे मैनेज किया है, कैसे उन बुरे स्टेप्स को आगे निकली है? देखिए, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल रूल्स, चाहे वो कंपलसरी हो चाहे ना हो, आप अगर वो फॉलो करेंगे और आप अपनी टीम को सुपरवाइज, बिकॉज द सुपरविजन एंड चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे कि पूरे जो मेन एरियाज हैं उनमें आपका कैमरा सुपरविजन मेरे फोन पे रहता है, मेरी टीम के पास रहता है सुपरविजन। उसके बाद जैसे है हम द लॉक्स आर नॉट अलाउड इन एनी रूम्स। और अगर कोई फंसी क्लाइंट है तो इमीडिएटली, जैसे ब्यूटी का अगर फ्लोर है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्यूटी मैनेजर रहेगा, हेयर का है तो हेयर मैनेजर रहेगा, ताकि कहीं पे भी कुछ हो तो इमीडिएटली, इट्स नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन वर्कर्स, यू नीड टू हैव अ सुपरवाइजर, यू नीड टू हैव अ मैनेजर। हर स्टेप में क्लाइंट के आने से लेके उसके एग्जीक्यूट करने तक में रिकॉर्ड्स, स्टेप्स, सुपरविजन, अगर आप अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, प्रोफेशनली वर्क करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तब आती है जब आपके सिस्टम्स नहीं, मेरी रिपोर्टिंग से लेके छोटी छोटी चीजें जो रिकॉर्ड कीपिंग है, हमारी क्लाइंट कौन से दिन क्या आया था, उस पर क्या लगा था, तक का हम रिकॉर्ड रखते हैं। सो यू नो, रिकॉर्ड कीपिंग, सिस्टम मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुली रनिंग। बट जैसे आप स्किल इंडिया के साथ एसोसिएटेड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसा चेक होना चाहिए इन पार्लर्स के ऊपर, ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए जो कम से कम जो काम कर रहे हैं उनकी एक क्रेडिबिलिटी हो, ताकि लोगों को आम no one can judge कि which parlor is better, which salon is better। बिल्कुल। पीछे हमारे जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल में मीटिंग्स वगैरह भी होती है एनएसडीसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो कई बार ये चर्चा भी हुई थी कि क्या फॉरेन की तरह लाइसेंसिंग करते। तो हम सब फेवर में तो हैं लाइसेंसिंग के, लेकिन उसमें एक चैलेंज है जिसको सॉल्व करने से पहले लाइसेंसिंग नहीं हो सकती। क्या होता है, अभी करप्शन इतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, तो लाइसेंसिंग विल बिकम नॉट, how will you judge who will be a people, how will the accreditations and all will happen properly, कि वो फिर ये ना हो जाए ना कि पैसा लेके लाइसेंस, फिर जो जेन्युइन है। अब जैसे लेडीज है, हमारी इंडस्ट्री में लेडीज इतनी ज्यादा हैं, मतलब आप समझिए 80%, अब तो खैर मतलब 70% तो लेडीज होंगी।
उनके लिए सिस्टम को लाइसेंस के लिए ऑफिसों में धक्के खाना या ये सब बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले शायद गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ऑनलाइन में भी कि वो सर्टिफाइड हैं। मेरा मानना यह है कि लाइसेंसिंग से ज्यादा आई वुड रिक्वेस्ट, अगर गवर्नमेंट करके only certified people from a certified institute can do a service. Fine. Because अगर वो बंदा सर्टिफाइड, लाइसेंस तो कोई नॉन सर्टिफाइड भी ले सकता है, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी अपनी नॉलेज होनी चाहिए है। अगर कोई काम कर रहा है तो वो सर्टिफाइड, जैसे ये बताया था कि गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट हो, उससे उसने काम किया हुआ हो। एंड देन जैसे फॉरेन में होता है एक ना रूल्स बने होते हैं, they have to follow a rule book, so it's not just giving a license, it has to be more. But definitely इंडिया में बहुत जरूरी है प्रोफेशनलिज्म लाने में और रेगुलराइज करने में इंडस्ट्री को। जैसे डॉक्टर प्रोफेशन में हम देखते हैं एथिकल प्रैक्टिस बहुत कम हो रही है। हाँ। इस प्रोफेशन में भी ऐसा मैंने कुछ स्टडी पढ़ रहा था, उसमें क्या था कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उसमें भी बहुत सारी अडल्ट्रेशंस, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट में भी नॉलेज कस्टमर को कम है। यस, वही। तो आप जो बोल देंगे, जैसे आप हेयर ड्रेसर के पास आ रहे हैं, हेयर ड्रेसर बोलेगा मुझे कैरेटीन कराना है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने कहीं से कैरेटीन कराया है या ये कराया है। आप किसी सैलून में जाके वो सर्विस मांगते हैं, वो सर्विस वो नाम रख देता है, लेकिन वो सर्विस के अंदर क्या वो प्रोडक्ट वही यूज हुआ जो उसकी फ्रेंड पे यूज हुआ? बिकॉज अगर आप एक छोटी सी चीज ले लें, कलर या कैरेटीन या कोई भी केमिकल, मैं केमिकल इससे बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को ये ज्यादा समझ आता है, स्किन अभी लोगों को समझ नहीं आती है। तो उसमें आपको 25,000 की भी 1 लीटर की बोतल मिलेगी और 1,000 रुपए की भी 1 लीटर की बोतल मिलेगी। सो सी द वेरिएशन ऑफ मनी। उसको भी बेचने वाले ने कैरेटीन बोला हुआ है, उसको भी बेचने वाले ने बोला हुआ है, नाम वगैरह। सो अवेयरनेस, मतलब जो एक नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज होती है, वो क्लाइंट को नहीं मिल पाती है। नई क्लाइंट समझने की भी कोशिश करता है। तो मैं हमेशा क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि आप समझने की कोशिश करें, आपका इश्यू क्या, आप क्या करा रहे हैं, क्या नहीं है। आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप अगर स्मूथनिंग के लिए आ रहे हैं तो आपके बालों में एग्जैक्टली क्या होगा, आप इस चीज के लिए आ रहे हैं, मतलब यू नीड टू, एंड क्लाइंट्स ऑल्सो, जो लोग हैं, लोगों को सवाल पूछने चाहिए हैं और रिसर्च करनी चाहिए बिफोर डूइंग एनी सर्विसेज। वेरी ट्रू। तो उससे शायद थोड़ा कंट्रोल में आए। तो ऑडियंस को इस एपिसोड के जरिए आप कुछ कहना चाहोगे कि एक लेमैन कैसे किसी सैलून में जाए जहां पे एथिकल प्रैक्टिस हो? क्या क्या पॉइंट्स हैं जो वो नोट करे, क्योंकि आम ऑडियंस को नहीं पता होता। जनरली एक मोहल्ले के पार्लर में गए, सर्विस कराई और आ गए। देखिए, जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं उसका सबसे पहला इंप्रेशन आपको रिसेप्शन पे जाके ही पता लग जाता है कितनी जगह प्रोफेशनल है। द फर्स्ट जजमेंट इज द पीपल जो बिलिंग कर रहे हैं, उनका बिलिंग सिस्टम, उनका एटीट्यूड, वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आधा क्या उसने, और उसके बाद सर्विस से पहले क्या किसी ने आपसे पूछा डिटेल्स, किस तरह की काउंसलिंग, प्री काउंसलिंग बिफोर द सर्विसेज बता देगी कि हाँ इसको नॉलेज है या ये ठीक पूछ रहा है या कंसर्न पूछ रहा है। कई बार होता है फेशियल कर दो, अरे आपने स्किन चेक हुई है क्या? और स्किन चेक में भी ऐसा नहीं होता ऑयली है, आजकल ये हो गया है यहाँ पे ड्राई है, यहाँ पे सेंसिटाइज्ड हो रखी है, यहाँ ब्रेकआउट्स है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो आप अपनी नॉलेज, और हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है यूट्यूब आजकल, जो जिसमें कुछ भी आ रहा है, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूब, इट्स द कंटेंट विच इज नॉट। अब उसमें वो दिखाते हैं, वो ऐसे ऐसे बिफोर आफ्टर्स दिखाते हैं, वो आधे तो मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब एक आम आदमी या कोई लड़की आ रही है, वो दिखाता है लेयर पे लेयर लगती जा रही है और लेयर पे लेयर, वो एकदम वीडियो जल्दी जल्दी बनी, लास्ट में उस वीडियो में फिल्टर होता है। अब वो फिल्टर तो किसी को पता नहीं लगता है। पीपल थिंक दैट ओके दिस इज द रियलिटी एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट यू नो आज आप पे क्या ये हो सकता है, क्या आपकी स्किन, और आप, हाँ उसके बाद ये होता है कि उसके बाद क्लाइंट बोलता है मुझे बिल्कुल नेचुरल चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए। अब वो उसके पीछे की हिस्ट्री वो देखते नहीं है। दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती है। जो ये प्रोडक्ट्स वाले हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो यूट्यूब्स में होती हैं, जैसे आप कॉस्मेटिक का, मेकअप का देख ले, पीपल डोंट आस्क, जब वो मेकअप के लिए आते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि आप मुझे कौन से टाइप के मेकअप हैं,
आप कौन सा प्रोडक्ट का मेकअप कर रहे हो। कुछ होते हैं आप क्या मैक कर रहे हो, अच्छा आप बूढ़ा कर रहे हो, अरे ऐसा नहीं होता। मेकअप की टेक्निक्स होती हैं, आप प्रोडक्ट हाई डेफिनेशन यूज कर रहे हो, आप अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कर रहे हो, आप एयर ब्रश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो किस ब्रांड में और आपको कौन सा कलर सूट करेगा, प्रोफेशनल्स वो होते हैं। सो लोग जैसे फ्रीलांसिंग्स वगैरह करते हैं, मिसलीड नहीं, बट बहुत इसको होता फिर है। कैसे रोका जाए? आपके आपके जहन में क्या है इस कि इस चीज को रियलिटी कैसे आए लोगों के साथ? इस चीज को रियलिटी आएगी जब लोग ब्लाइंडली वीडियोस को या पोस्ट को जो डालते हैं उसको फॉलो ना करें, अपने आप को भी देखें एंड जज करें एंड देन ट्राई एंड आस्क द क्वेश्चंस। सवाल होंगे तो जवाब होंगे तो सॉल्यूशन होगा। ऑब्वियसली। सो आस्क देम, फाइंड आउट। इसीलिए हम जब ब्राइड्स का भी करते हैं, हम सबसे पहले स्टाइल काउंसलिंग रखते हैं। हम काउंसलिंग सेशंस हमारे में मैंडेटरी होते हैं। क्यों मैंडेटरी होते हैं? बिकॉज आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रही है, मैच होना जरूरी है। आपको कौन सा हेयर कलर चाहिए, भाई उसने कहा मुझे ब्राउन चाहिए है, आपका ब्राउन और उसका ब्राउन, वो एड्स आती है ना, मेरा वाला रेड आपका वाला रेड और उसके वाले रेड में पहले मैच करे, क्लाइंट को समझाए क्लाइंट क्या मांग रहा है, मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। सेम इज इन द मेकअप ऑल्सो। आप सोच रहे हैं इसको स्मोकी आई अच्छी लगेगी, वो सोच रही है न्यूड अच्छी लगेगी, वो बोल रही है मुझे बहुत नेचुरल चाहिए लेकिन मेरी आई स्मोकी कर दो, लिप्स लाल कर दो। सो ये हमें पहले ही क्लाइंट के साथ बैठ के उसको अंडरस्टैंड कराना होता है। आपकी क्या ड्रीम पिक्चर है, ये है, लेकिन आपके फीचर में आप इतने फ्लैट बाल रखेंगे, क्योंकि मॉडल्स को देखते हैं, मॉडल्स के सबके फ्लैट बाल, बिकॉज वो डिजाइनर शूट्स देख रहे हैं। डिजाइनर्स को अपना ड्रेस को हाईलाइट करना होता है। सो जब डिजाइनर शूट्स होती हैं तो मेकअप नहीं हाईलाइट करते। आप किसी भी डिजाइनर का देखेंगे वो मेकअप को इतना दबाते हैं, क्योंकि वो मेकअप को दबाएंगे और हेयर को एकदम जनरली टाइट हेयर रख के ज्वेलरी पहना देते हैं, बिकॉज देन ओनली उनकी ज्वेलरी और उनको वो बेचना है। तो आप जब मेकअप करें, आप मेकअप के एंगल से वीडियोस देख के एंड देन सी योर फेस कट, सी योर हेयर टेक्सचर एंड व्हाट यू नीड। बहुत अच्छा आपने बताया ऑडियंस को। तो क्लियोपेट्रा की आगे की 5 इयर्स प्लानिंग क्या है? कौन कौन से सेंटर्स आने वाले हैं? मैं तो एक बात और कहूंगा, जो प्लानिंग है वो आपकी इट्स गुड, बट ऐसी CSR एक्टिविटीज यूट्यूब के जरिए जरूर लॉन्च करनी चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चले कौन सा मेकअप किस पे सूट करेगा, कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए। एटलीस्ट गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आई थिंक अवेयरनेस इसी तरह आएगी, बिकॉज सारी प्रॉब्लम इस समय अवेयरनेस की है कि वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, वो चल रहा है कि आधी इंफॉर्मेशन है लेकिन शायद पूरी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। पूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं होगी तो फिर उससे फिर मिसलीड होते बहुत सारे रहेंगे। ऐसे और केसेस हैं मैम, मैंने देखे हैं। नीचे कमेंट्स पढ़ो या आप कोई रिव्यू देखते हो किसी वीडियो का, तो मेकअप करके वो उसकी गाइडेंस लेके ब्यूटी एक्सपर्ट की, जिसने यूट्यूब चैनल चलाया हुआ है, उनके फेस खराब हो गए हैं, उनकी स्किन बर्न हो गई है। तो उस चीज को रोकना है। आजकल पीलिंग भी बहुत लोग कराने लग गए हैं। स्किन में बहुत ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जैसे जो बोलते हैं चमत्कारी फेशियल, मतलब उसमें बिफोर आफ्टर ऐसे दिखाते हैं, स्किन एकदम कोरियन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। द डिफरेंस इज देयर। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ऐसी वीडियो से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है, उस चक्कर में बहुत स्ट्रॉन्ग पील्स कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पील्स कर देते हैं। तो भी मैंने कितने केसेस सुने हैं जिसकी वजह से उनको अंदर कर दिया, बिकॉज नॉलेज नहीं है। वो ओवर रिजल्ट के लिए, ओवर मनी के लिए आप गलत काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्लियोपेट्रा मैं एश्योर करूंगा ऑडियंस को कि इसकी अवेयरनेस जरूर देगी फ्यूचर। बिल्कुल। अभी भी माइक्रोब्लेडिंग, एक छोटी सी चीज बताती हूँ। अभी भी मैं बाहर से आ रही थी, एक क्लाइंट ने माइक्रोब्लेडिंग, हम आईब्रोज, आर्टिफिशियल आईब्रोज बनाते हैं जो बहुत नेचुरल तरीके से बनाते हैं। तो क्लाइंट आई, उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई माइक्रोब्लेडिंग की कि मुझे ऐसे एकदम ऐसे वाले चाहिए। हमने उनकी देखी, उनकी एजिंग है, वो है 60 ईयर्स की, 58-60 के आसपास होंगी। वो जो पिक्चर दिखा रही है वो मॉडल की दिखा रही है। ठीक है। अब वो मॉडल के में जो स्टे होता है, विद टाइम एजिंग के साथ स्टे डिफरेंट हो जाता है। जो स्किन होती है वो सैग्ड होती है, जो फेस थोड़ा सा सैग्ड होता है, वो आपको फर्मनेस नहीं मिलेगी। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। तो मैंने अब सबसे पहले बोला कि अगर आपको एग्जैक्टली सेम चाहिए तो नहीं होगा, ऐसा सिमिलर विद योर स्किन टाइप, विद योर स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, बिकॉज सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप देखिए अगर आपने कराना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको दिखाया कुछ, मतलब वो खुद ही लाए और उसके बाद आउटपुट ना हो। कोई ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं फेस की क्लियोपेट्रा ने आज तक सफर में, जिससे कुछ मेकअप ऐसा हो गया हो कि आपको क्लाइंट से कुछ सुनना पड़ा, या क्लाइंट बिल्कुल ही, मतलब कुछ ऐसी एम्बैरेसिंग सी मोमेंट कोई?
डिस्कस करना चाहूंगा? नहीं, ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट मेकअप के लिए तो नहीं। कई बार लिपस्टिक के लिए बोलते हैं लोग कि डार्क कर दो, हम कई बार सटल कर देते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं मुझे बहुत नेचुरल, बहुत ही सॉफ्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली नेचुरल में लिपस्टिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाद में वो डार्क कराते हैं, तो कई बार लगता है हाय रे इतनी मिनट से इतना सॉफ्ट दिया, बट यू नीड टू अल्टीमेटली हैव अ क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। बाकी तो हम मेकअप में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो तो है। पर्सनल There's no टच issue in बहुत this ज्यादा होता because है। I think आपके फीडबैक रिव्यूज, हाँ, हम गूगल रिव्यूज भी हमारे काफी हम अच्छे सबसे पहले पूछते हैं जितने भी लोग आते हैं, बिकॉज हम शायद इंस्टा वगैरह इतना बहुत हैं। ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाते, हमें काम में मजा आता है, तो हम जब भी इंक्वायरी होती है एक सवाल जरूर पूछते हैं कि आपको कैसे पता लगा, तो मेरे ख्याल से 99.9% क्लाइंट माउथ पब्लिसिटी से हमारे बट पास। आपको इंस्टा पे आना पड़ेगा, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बिकॉज जो हाँ अनऑथराइज्ड चैनल चल रहे हैं, हाँ, जो मिसगाइड कर रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। ये मैं भी एक हमेशा, मुझे कई सालों से लोग बोल रहे हैं कि आप एक टिप, थोड़ा टिप, Yes. छोटा छोटा देते रहे। क्लाइंट आता है उस समय तो नॉलेज हम दे देते हैं, लेकिन इसके लिए फिर वही होता है कि हमने एफर्ट्स किए नहीं, क्योंकि वी जस्ट एंजॉयिंग व्हाट वी आर या डूइंग। दैट्स फाइन। तो मैं फिर वही क्वेश्चन पे आता हूँ कि अब 5 ईयर प्लानिंग क्या है क्लियोपेट्रा? सी 5 ईयर प्लानिंग में हम एजुकेशन में, स्किल में ज्यादा जाना चाहते हैं हम Great. आगे जाके, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ओवर द पीरियड सेंटर्स तो खोल रहे हैं, सेंटर्स नीड अ सुपरविजन, बट यू कैन सुपरवाइज, यू नीड टू create a good manpower in this industry. You yeah. need to create good skilled people, more professional people. वो आप through academies, through teaching ही better बिल्कुल। कर सकते हैं, because इस समय काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। Yes. तो अच्छा काम करने वाले लोगों को क्रिएट करना इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। सो मेरा फ्यूचर इज, फोकस इज ऑन एजुकेशन एंड स्किलिंग। ओके, तो फाइन मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई थिंक शुक्रिया। ऑडियंस को भी बहुत अच्छे टिप्स मिले होंगे कि जो मिसलीडिंग वीडियोस हैं उस पर ना जाया जाए, बिकॉज उससे आप जैसे मैम ने बोला कि नीम हकीम खतरा जान होती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी चीज को यूज करने से पहले हमें ऑथेंटिसिटी उसकी जरूर चेक करनी चाहिए, एटलीस्ट स्किन एलर्जी को जरूर टेस्ट करना चाहिए। इवन सॉरी, मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ, इवन जब आप प्रोडक्ट लेते हैं आप उसको अच्छे से पढ़े, लेबल, बिना लेबल पढ़े प्रोडक्ट जस्ट आंख बंद करके ना देके आप उसको पढ़ेंगे लेबल, उसमें क्या है कंटेंट, मोटा मोटा आपको अगर ध्यान से पढ़े, इवन फॉर द न्यूट्रिशन ऑल्सो क्या होता है उसमें इतने मिथ्स हो गए, सुपर फूड्स इतने बन गए हैं कि उसको बेचने के चक्कर में आप उसको पढ़े समझे, और आप गूगल में भी अगर जाते हैं उसको वेरीफाई करने, तो गूगल में भी ऑथेंटिक साइट्स आपको पता लग जाती है जो इन्फॉर्मेशन देती है। क्रॉस चेक द इन्फॉर्मेशन एंड देन डू इट। सिक्योर साइट को ही यूज करना चाहिए। बिल्कुल। HTTPS वाली साइट जो होती है, आई थिंक वो सिक्योर होती हैं, तो उसी को ही फॉलो करेंगे तो शायद ये इंडस्ट्री को हम काफी हद तक बचा सकते हैं। तो मैम कोई ऑडियंस के लिए कोई मैसेज, कुछ क्लियोपेट्रा की तरफ से कुछ ऑडियंस के लिए क्या आप तक बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि गेट पैम्पर्ड, एनहांस योर ब्यूटी। ये ना सोचें कि सिर्फ आपने फंक्शन में जाना है तभी खूबसूरत हो, जैसे कार को रेगुलर सर्विसेज चाहिए होती है, बॉडी को ज्यादा रेगुलर सर्विसेज चाहिए होती है, जितना वेयर एंड टेयर उतना। सो सही सर्विसेज करें, इंजॉय द, हमारी जो ब्यूटी एंड वेलनेस है इसको आप पूरी तरह से इंजॉय करें, सही तरह से इंजॉय करेंगे, इट्स गोना गिव यू अ फील गुड फैक्टर। थैंक यू सो मच मैम। Thank टॉक you. विद सीपी के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ ऑडियंस को बताया, और मैं भी ऑडियंस को बोलूंगा कि ऐसे एपिसोड्स फ्यूचर में देखने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि नए नए एपिसोड्स आपके पास बिना किसी रुकावट के मिल सके। थैंक यू सो मच।